तो यहाँ पे कल देख रहे थे अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है? तो ये जो बल है अपकेंद्रीय बल, ये कैसा बल होता है? एक छद्म बल होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल कैसा बल है? एक छद्म बल है। और जो वास्तविक बल है, वो वास्तविक बल कौन सा होता है? अभिकेंद्र बल। तो आपको पता होना चाहिए कि अभिकेंद्र बल एक वास्तविक बल है, और दूसरा जो अपकेंद्रीय बल है एक छद्म बल। छद्म बल का मतलब होता है स्यूडो फोर्स। ठीक, तो छद्म बल का मतलब क्या होता है? स्यूडो फोर्स का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु पे ये यदि लग रहा है तो हमें आभास होता है, हमें प्रतीत होता है कि उस वस्तु पे कोई बल कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में उस वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है। तो इस प्रकार का जो बल है, जो प्रतीत तो होता है लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो लग नहीं रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो जैसे कि कोई कार है, कोई कार इस प्रकार से गति कर रही है और अचानक से कोई एक टर्न आ जाता है ऐसा। ठीक है, तो कार जो है रेखीय मार्ग पे गति कर रही है और अचानक से कोई ऐसा टर्न आ जाता है, मतलब अब यह गति कैसी हो जाएगी? उसकी वक्र गति हो जाएगी या वृत्तीय गति उसकी हो जाएगी। तो उस समय इस कार के अंदर में जो व्यक्ति बैठे होंगे उन पर बाहर की तरफ इस प्रकार से एक बल कार्य करता है। तो उनको लगता है कि हमारे ऊपर में एक बल कार्य कर रहा है जो हमको इस दिशा में बाहर की ओर फेंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो कार की इस बॉडी से या गाड़ी के बॉडी से टकराते हैं, ठीक है, तो फिर उनका शरीर क्या होता है? वहां पे संतुलित हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि केंद्र की तरफ जो बल कार्य कर रहा था वो कौन सा बल था? अभिकेंद्र बल। तो उस अभिकेंद्र बल को सॉरी संतुलित करने के लिए, ठीक है, तो इस अभिकेंद्र बल को, जब गाड़ी सीधी चल रही थी तो वहां पे कोई अभिकेंद्र बल नहीं था। जैसे ही टर्न आएगा तो वहां पे क्या होगा? अभिकेंद्र बल होगा। तो उस अभिकेंद्र बल को संतुलित करने के लिए इसकी बॉडी पे, इसके शरीर पर बाहर की दिशा में क्या किया? एक बल कार्य किया, जिसको क्या बोलते हैं वहां पे? अपकेंद्र बल बोलते हैं। ठीक है, तो इस वक्त व्यक्ति को लग रहा होगा कि मेरे को ये बल बाहर की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो बल इस व्यक्ति को क्या कर रहा है? संतुलन प्रदान कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, जिससे कि जो अभिकेंद्र बल है वो अभिकेंद्र बल इसको प्राप्त हो सके और ये इस वृत्तीय मार्ग में गति कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपकेंद्र बल होता है, इस अपकेंद्र बल की दिशा कैसी होती है? तो अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है ना। जैसे कोई वस्तु है और ये वस्तु इस वृत्तीय मार्ग पे गति कर रही है, तो हमें पता है कि अभिकेंद्र बल जो होता है, इस अभिकेंद्र बल की दिशा कहाँ पे होती है? केंद्र की ओर। तो जो अपकेंद्र बल है, ये अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों बल एक ही वस्तु पे लग रहे हैं, दोनों बल एक ही वस्तु पे लग रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि जो अपकेंद्रीय बल है ये अभिकेंद्रीय बल का रिएक्शन फोर्स है, यानी उसका प्रतिक्रिया बल है, क्योंकि प्रतिक्रिया बल के लिए दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पे लगने चाहिए। ठीक है, जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो बताता है कि जैसे कोई वस्तु है, तो ये वस्तु जो है इस टेबल के ऊपर में बल लगा रही है इस प्रकार से, तो ये क्रिया बल हुआ। तो टेबल जो है वो इस वस्तु पे बल लगाएगी। तो वस्तु किस पे लगा रही है? टेबल पे। तो टेबल किस पे लगाएगी? वस्तु पे। तो एक बल लग रहा है टेबल पे, एक लग रहा है वस्तु पे। दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों बल एक ही पे लग रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इसका जो क्रिया बल है, रिएक्शन फोर्स है ना, तो इसका जो क्रिया बल है उसका रिएक्शन फोर्स ये होता है, प्रतिक्रिया बल ये होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों बल एक ही वस्तु पे कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए अपकेंद्र बल जो होता है वो अभिकेंद्र बल का प्रतिक्रिया बल नहीं होता है। तो कल इसके बारे में लिख चुके थे यहाँ पे, है ना। अब इसके जो उदाहरण होते हैं, इसके उदाहरण यहाँ पे क्या होते हैं?
तो जैसे देखे होगे कि जो क्रीम वगैरह निकालते हैं, दूध से क्या निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं। तो दूध से क्रीम निकालने की मशीन को क्या बोला जाता है, वहां पे क्रीम पृथक्कारी उसको बोलते हैं। तो जो क्रीम पृथक्कारी है, यानी कि क्रीम सेपरेटर है, तो ये जो क्रीम सेपरेटर है ये क्या करती है, दूध में से क्रीम के कणों को अलग करती है। तो दूध को डाल के जब उसमें हम घुमाते हैं तो जो क्रीम के कण होते हैं वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। तो उनपे जो बल कार्य करेगा वो अलग बल कार्य करेगा, उस पर कार्य करने वाला केंद्र बल क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि एक बर्तन में, यहाँ पे इसमें मशीन में हमने इसको दूध को डाल दिया यहाँ पे, और दूध को डाल के जब इसको जोर से घुमाते हैं तो यहाँ पे दूध और उसके जो कण हैं वो कौन सी गति कर रहे हैं, यहाँ पे वृत्तीय गति कर रहे हैं। तो वृत्तीय गति करते हैं तो क्रीम के जो कण होते हैं वो हल्के हल्के होते हैं, तो वो एक ही स्थान पे गति करने लगते हैं, उनकी वृत्तीय गति अब एक स्थान पे होने लगेगी। तो जब एक स्थान पे होने लगती है तो वो आपस में क्या होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो इस तरह से जो क्रीम है वो अलग हो जाती है। इसी प्रकार से जो वॉशिंग मशीन वगैरह होती है उसमें कपड़े को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तो उसको हिंदी में बोलेंगे यहाँ पे अपकेंद्र शोषक। तो जो अपकेंद्र शोषक होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर होता है, ठीक है। तो इसमें भी किसका यूज किया जाता है, यहाँ पे अपकेंद्र बल का। कि जो कपड़े हैं जब कपड़े घूमेंगे तो उसमें छिद्र बने होते हैं वॉशिंग मशीन में साइड में, तो उससे पानी के जो कण हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्रीम पृथक्कारी है, अपकेंद्र शोषक है। और यदि हम देखते हैं कि पानी से एक बाल्टी को भर के, एक बाल्टी को पानी से भर के उसको आप ऐसे ऊर्ध्वाधर गति में घुमाओगे तो उसमें से पानी नीचे नहीं गिरता है। तो किसके कारण नहीं गिरता है, वो अपकेंद्र बल के कारण, ठीक है। तो पानी भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त गति करने पर पानी का नीचे नहीं गिरना। तो ये सब जो है अपकेंद्र बल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। क्रीम पृथक्कारी है ना, किस बल पे काम करता है, या अपकेंद्र शोषक जो है किस बल पे कार्य करता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है ना। तो आरआरबी में इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। इसके बाद में तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं, है ना, वृत्तीय गति, कोणीय वेग वगैरह पढ़ रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 1200 आरपीएम 1200 आरपीएम के पंखे का कोणीय वेग, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो यदि कोई पंखा 1200 आरपीएम पे घूम रहा है तो उसका जो कोणीय वेग है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, उसका मान वहां पे कितना होगा, ठीक। तो जो कोणीय वेग होता है उस कोणीय वेग को हम किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। और इसका सूत्र क्या होता है, 2πf, और इसकी इकाई क्या होती है, रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन पर सेकंड या रेडियन प्रति सेकंड इसकी इकाई होती है, ठीक। तो अब 2 की वैल्यू को पता है, पाई की वैल्यू भी पता है 3.14। अब f जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चक्र प्रति सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये क्या दिया हुआ है, 1200 आरपीएम। 1200 आरपीएम का मतलब क्या होता है, चक्र प्रति मिनट। तो चक्र प्रति मिनट इसको बोलोगे, ठीक। तो हमको यदि इसको चक्र प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है तो हमको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो चक्र प्रति मिनट है 1200, तो इसको चक्र प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 20 चक्र प्रति सेकंड हो जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, आवृत्ति बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, इसको आरपीएस बोलते हैं,
तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे और इन सबको यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 चौक 16, 4 5 और 4 तिया 12। ठीक है, और एक जीरो लग जाएगा। तो यहाँ पे इतनी जो है, इतनी रेडियन प्रति सेकंड, इसकी क्या होगा यहाँ पे कोणीय वेग होगा। तो 125.6 रेडियन प्रति सेकंड इसका कोणीय वेग यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे एक पत्थर को 80 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधकर 5 मीटर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से क्षैतिज वृत्त में या क्षैतिज वृत्त गति कराते हैं, तो पत्थर का रेखीय वेग क्या होगा। तो पत्थर का क्या निकालना है हमको, यहाँ पे रेखीय वेग निकालना। तो यहाँ पे रेखीय वेग कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा था रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो रेखीय वेग होता है ये होता है कोणीय वेग गुणित त्रिज्या, यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक, तो यहाँ पे जो कोणीय वेग है वो कोणीय वेग आप निकाल सकते हो। कोणीय वेग किसे निकाल सकते हो, 2πf से अभी निकाले थे। ठीक है, और इनटू क्या कर दोगे, रेडियस यहाँ पे कर दोगे। तो 2 की वैल्यू रख दीजिए 3.14। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे कहाँ से लाएंगे कोणीय वेग के लिए, और त्रिज्या का मान यहाँ पे कितना है, तो त्रिज्या का मान कितना है यहाँ पे, अच्छा कोणीय वेग दिया हुआ है यहाँ पे अपने को, कोणीय वेग डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें तो बहुत आसान हो गया आपके लिए करना काम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कोणीय वेग जो है वो दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, और गुणित क्या हो जाएगी त्रिज्या, तो त्रिज्या किसमें है सेंटीमीटर में, तो इसको किसमें चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे रेखीय वेग हो जाएगा, कोणीय वेग डायरेक्ट दिया ही हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से जो कुछ क्वेश्चन है बाद में और करेंगे, सब अपना ये हो जाएगा तो उसके बाद में क्वेश्चंस के पूरे वीडियो बनाएंगे, है ना, टॉपिक वाइज। अभी आप लोग पढ़ लीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि न्यूटन्स के जो लॉ हैं, है ना, यानी बल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में, बल और न्यूटन के जो नियम हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूटन के गति के जो नियम है ना, न्यूटन के गति के नियम। तो हेडिंग ला लीजिए गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। तो गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, तो जो न्यूटन ने, ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि जो आइजैक न्यूटन है, आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में
गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो जो आइजैक न्यूटन है, इन्होंने बुक का क्या नाम है, प्रिंसिपिया। और इस प्रिंसिपिया में इन्होंने गति के कितने नियम बनाए हैं, यहाँ पे 3 नियम इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो उन नियम को यहाँ पे देखेंगे तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसको यहाँ पे देखते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, इस नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूटन ने प्रथम नियम जो बताया, ठीक है, वो नियम क्या था कि यदि कोई वस्तु है, अब ये वस्तु जो है विराम अवस्था में है। विराम अवस्था मतलब क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, रेस्ट कंडीशन में है, तो ये रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु जो है गत्यावस्था में है, गत्यावस्था का मतलब होता है इन मोशन है। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में, मोशन कंडीशन में है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे गति ही करते रहेगी। तो यदि कोई विरामावस्था में रुकी हुई वस्तु है तो वो रुकी हुई रहेगी, और यदि कोई गत्यावस्था में गतिशील वस्तु है तो वो गति ही करती रहेगी। ठीक है, तो समान दिशा में वो तब तक गति करते रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाओ, गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है। ठीक है, तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है ये क्या बताता है, तो ये बल की व्याख्या करता है। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी व्याख्या करता है, बल की व्याख्या करता है। लेकिन बल को कैसे मापेंगे उसको ये नहीं बताता है, बल को मापने का तरीका नहीं बताएगा, सिर्फ क्या करेगा, बल की व्याख्या करेगा कि बल है क्या। ठीक है, दूसरा जो न्यूटन की गति का ये फर्स्ट लॉ है, ये क्या है, जो बल की गुणात्मक परिभाषा को बताता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बल की गुणात्मक परिभाषा। तो बल की गुणात्मक परिभाषा का मतलब होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, डेफिनेशन। तो फोर्स की क्या करता है, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन को यहाँ पे बताता है, गुणात्मक परिभाषा को बताता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एक तो आपको याद रखना है, प्रथम नियम क्या कहलाएगा, जड़त्व का नियम। दूसरा याद रखना है किसकी व्याख्या करता है, ये बल की व्याख्या करता है, लेकिन बल को मापने के तरीके को नहीं बताएगा। ठीक है, और ये बल की क्या करता है, गुणात्मक परिभाषा को बताता है, ये बताता है कि बल है क्या। ठीक है, तो बल वह कारक है, वह एजेंट है जो किसी वस्तु की विरामावस्था को परिवर्तित कर सकता है, या उसकी गत्यावस्था को परिवर्तित कर सकता है, या फिर उसकी आकृति या फिर उसके आकार को परिवर्तित कर सकता है, या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो उस एजेंट को, उस कारक को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें नोट करिएगा, प्रथम नियम इसका लिखिए, जो वस्तु स्थिर है, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी। जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु गतिशील है, और जो वस्तु गतिशील है
वह उसी वेग से वह उसी वेग से उसी दिशा में उसी वेग से उसी दिशा में तब तक गति करेगी तब तक गति करेगी जब तक कि उस पर जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। उसके बाद में नीचे में पॉइंट डाल के लिखिए, यह नियम बल की व्याख्या करता है। यह नियम बल की व्याख्या करता है, बल को डिस्क्राइब करता है। ये नेक्स्ट के, यह नियम बल की गुणात्मक परिभाषा यानी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, बल की गुणात्मक परिभाषा बताता है। बल की गुणात्मक परिभाषा बताता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बल बल यानी फोर्स वह कारक है, वह एजेंट है। बल वह कारक है, वह एजेंट है जो किसी वस्तु की विरामावस्था रेस्ट कंडीशन या गत्यावस्था मोशन कंडीशन आकार और आकृति शेप एंड साइज को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस एजेंट को, इस कारक को यहां पे बल बताया गया है। ठीक है, अब यहां पे उसी के नीचे लिखिए, यह नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। यह नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो ये जो नियम है इसको क्या बोला गया कि ये जड़त्व का नियम है। अब जड़त्व क्या होता है, तो यहां पे जड़त्व यानी क्या है, इनर्शिया है। जड़त्व यानी क्या है, इनर्शिया है। तो जड़त्व या इनर्शिया का क्या मतलब होता है, तो किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, कोई वस्तु है यहाँ पे, तो किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण ये अपनी रेस्ट कंडीशन यानी स्थिर अवस्था या फिर अपनी गत्यावस्था में स्वयं कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे कि ये वस्तु यहाँ पे स्थिर है तो ये स्वयं अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती, ये चलने नहीं लगेगी, या ये चल रही है, ठीक है, तो ये स्वयं अपनी जो गत्यावस्था है मोशन कंडीशन उसको परिवर्तित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का ये जो गुण है कि वो स्वयं अपनी न तो विराम अवस्था को और ना ही अपनी गत्यावस्था को, न रेस्ट कंडीशन को न मोशन कंडीशन को परिवर्तित कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस वस्तु का जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बाह्य बल लगा के आप उसकी कंडीशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन वो वस्तु स्वयं नहीं चेंज कर पाती है, तो इसी गुण को क्या बोला जाता है, उसका जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए वस्तु का वह गुण जिससे वह वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी विराम या गत्यावस्था में रेस्ट या मोशन कंडीशन में
स्वयं परिवर्तन नहीं कर पाता है, सेल्फ चेंज नहीं कर पाता है, उसका जड़त्व कहलाता है, उसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो उसका क्या कहलाता है, वो जड़त्व कहलाता है। अब किसी वस्तु का जड़त्व कितना होगा, ठीक है, तो वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो निर्भर करेगा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो वस्तु होती है, वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो किसकी माप होती है, उसके जड़त्व का माप होती है। ठीक है, यदि वस्तु कैसी है, भारी वस्तु है, भारी वस्तु का द्रव्यमान कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, हल्की वस्तु का द्रव्यमान कैसा होगा, कम। तो जो भारी वस्तु होगी, ठीक है, इसका जो जड़त्व होगा वो कैसा होगा, अधिक जड़त्व होगा। तो इसका अधिक जड़त्व होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। यदि हल्की वस्तु है यहाँ पे, तो इस हल्की वस्तु का कम जड़त्व होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। तो जितनी भारी वस्तु उतना ज्यादा उसका जड़त्व, जितनी हल्की वस्तु उतना उसका कम जड़त्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जड़त्व होता है, ये जड़त्व दो प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। अच्छा, जड़त्व की जो इकाई है, ये इसको भी लिख लो पहले, कि जो जड़त्व है ये कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। ठीक है, जड़त्व कैसी राशि है, अदिश राशि है, द्रव्यमान पे निर्भर करती है ना, अदिश राशि है ये। दूसरा यहाँ पे इसकी जो एसआई इकाई है, एसआई मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, यहाँ पे किलोग्राम रहेगा। तो जड़त्व का जो मात्रक है, एसआई मात्रक क्या रहेगा, किलोग्राम। जो द्रव्यमान का होता है वही इसका रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो जड़त्व होता है, जड़त्व को दो प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गत्यावस्था का जड़त्व और एक होता है विराम अवस्था का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो जड़त्व होते हैं, जड़त्व होता है, जड़त्व दो प्रकार का होता है। एक होता है विराम अवस्था का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, और दूसरा होता है, आगे देखेंगे, गत्यावस्था का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन उसको बोलेंगे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि जो वस्तु स्थिर है वो कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। तो ये बताता है कि स्थिर वस्तु बिना बाह्य बल, बिना बाह्य बल के स्थिर रहेगी। तो स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी जब तक बाह्य बल नहीं लगाओगे। तो वही बता रहा है कि स्थिर वस्तु भैया स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे। तो बिना बाह्य बल के स्थिर वस्तु जो है स्थिर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो उदाहरण होते हैं, विरामावस्था का जो जड़त्व है, इसके जो उदाहरण होते हैं, इसके क्या उदाहरण यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए हो कि यदि आप क्या है, गाड़ी में बैठे हो, है ना, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो आप, और अचानक से गाड़ी को क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है तो क्या होता है, हम पीछे की ओर वहां पे गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे गाड़ी के ऊपर में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके ऊपर में गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हो आप। ठीक, तो आपकी जो बॉडी है, ठीक है, पूरा जो शरीर है वो गाड़ी के साथ में ये वाला भाग आपका जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आप अभी कौन सी कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में हो, स्थिर अवस्था में हो। जैसे ही गाड़ी चलती है, इसमें क्या आती है, गति आती है। तो जो हिस्सा शरीर का इस गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है उसमें क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है। ठीक है, और ऊपर का जो हिस्सा है वो कैसा रह जाता है, वहां पे स्थिर रह जाता है। तो ये भाग आगे की ओर चल पड़ेगा और ये भाग नहीं चलेगा, तो ये भाग पीछे रहेगा। तो हम पीछे की ओर क्या होंगे, वहां पे गिर जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से यदि बोलता है कि ये किसका उदाहरण है, तो ये विरामावस्था के जड़त्व का उदाहरण यहां पे होता है। तो गाड़ी चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना, तो ये एक जड़त्व का उदाहरण है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि जो देखे होंगे ठंड वगैरह के मौसम में कम छड़ी लेके कंबल को ऐसे या रजाई को पीटते हैं, तो उससे डस्ट क्या के कण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो डस्ट के कण अपने स्थान पे हैं, जैसे हम उसको पीटते हैं वो अपने स्थान पे रह जाते हैं और जो कपड़ा है वो नीचे दब जाता है। ठीक है, तो छड़ी से कपड़े को पीटने पर धूल कणों का झड़ना। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है उस वृक्ष की टहनी को हिलाने पर वृक्ष से फल नीचे गिर जाते हैं। फल अपने स्थान पे हैं, वो स्थिर हैं, टहनी हिलती है, तो टहनी हिलती है तो क्या होता है, वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो वृक्ष को हिलाने पर पके फलों का गिरना। ठीक है, तो गाड़ी चलने पर यात्री पीछे गिर जाएगा, छड़ी से पीटोगे तो धूल के कण अलग हो जाएंगे, वृक्ष को हिलाओगे तो पके फल क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। यदि क्या होता है, गोली जो होती है, बंदूक की जो गोली होती है, बंदूक की गोली से कांच में स्पष्ट सुराख का होना। तो यदि हम बंदूक की गोली कांच में मारते हैं तो कांच में क्या होता है, एक स्पष्ट सुराख हो जाता है। ठीक है, जबकि पत्थर वगैरह फेंक के मारोगे तो कांच क्या होगा, तड़क जाता है। तो बंदूक की जो गोली होती है वो उच्च वेग से आती है और कांच के जितने भाग से टकराती है उस भाग में क्या आ जाती है, गति, और बाकी भाग क्या रहता है, विराम अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, स्पष्ट छेद वहां पे हो जाता है, सुराख हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विरामावस्था के जड़त्व के उदाहरण होते हैं। ठीक, नोट कर लिए सब। इसके बाद में जो दूसरा होता है वो होता है गत्यावस्था का जड़त्व। तो दूसरा है गत्यावस्था का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन। तो गत्यावस्था का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कि गतिशील गतिशील वस्तु बिना बाह्य बल के गतिशील रहेगी। ठीक है, के समान वेग से गतिशील रहेगी। तो यदि कोई गतिशील वस्तु है तो बिना बाह्य बल के वो समान वेग से क्या होगी, समान दिशा में क्या होगी, गतिशील रहेगी। ठीक है, तो समान वेग भी रहेगा और दिशा भी कर दो, वेग से, समान वेग से समान दिशा में गतिशील रहेगी, है ना। जब तक वेग बल नहीं आरोपित करोगे तो ना तो वेग परिवर्तित होगा और ना ही उसकी दिशा भी परिवर्तित होगी। तो यहां पे ये होता है गत्यावस्था का जड़त्व। तो गत्यावस्था के जड़त्व में यदि हम देखेंगे इसके जो उदाहरण हैं, इसके उदाहरण क्या होंगे, तो जैसे देखे होंगे कि यदि
गाड़ी चल रही है और अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो हम क्या होता है, आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, तो चलती गाड़ी में, तो इसमें देखेंगे गत्यावस्था का जो जड़त्व होता है, इसमें गतिशील वस्तु जो है बिना बाह्य बल के समान वेग से समान दिशा में गतिशील रहती है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे उसमें कि गत्यावस्था का जड़त्व है। अब इसके जो उदाहरण है, इसके क्या क्या उदाहरण यहाँ पे हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि चलती बस में ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर गिरना। ठीक, तो जब बस चल रही है और उस पे यात्री कोई बैठा हुआ है या उसके ऊपर यात्री कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक, तो बस चल रही है तो उसके साथ साथ ये भी गति कर रहा है यहाँ पे। ठीक, और अचानक से बस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो ये वाला भाग स्थिर हो जाएगा, ये वाला भाग गति करते रहेगा, तो ये भाग गतिशील है, आगे की तरफ चले जाएगा, ये रुक जाएगा, तो आगे की ओर वो गिर जाएगा वहां पे। ठीक है, दूसरा देखेंगे यहाँ पे कि जो घुड़सवार होते हैं, है ना, यदि वो घुड़सवार घोड़े के ऊपर में बैठे हुए हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है और अचानक घोड़ा रुकेगा तो घुड़सवार क्या होगा, आगे गिर जाएगा। तो हुए दौड़ते हुए घोड़े के रुकने पर सवार का आगे गिरना या आगे झुकना। ठीक है, जो लंबी कूद होती है ना, लॉन्ग जंप होता है, तो लॉन्ग जंप में क्या होता है, दूर से क्या करेंगे, दौड़ते हुए आते हैं फिर जंप करते हैं। तो जब दूर से क्या आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे, तो उनको क्या मिल जाएगा वहां पे, गत्यावस्था मिल जाएगी, है ना। तो गत्यावस्था के जड़त्व के कारण वो ज्यादा लंबी दूर तक कूद पाते हैं। तो लंबी कूद के खिलाड़ियों का दूर से दौड़कर आना। अब चलती हुई ट्रेन से यदि कोई नीचे कूदेगा तो क्या होता है, आगे की ओर ट्रेन की दिशा में वो गिर जाता है। ठीक है, तो ट्रेन से नीचे, चलती ट्रेन लिख देते हैं, चलती ट्रेन से चलती ट्रेन से नीचे कूदने पर ट्रेन की गति की दिशा में गिरना। तो ट्रेन की गति की दिशा में गिर जाएंगे। तो यदि नहीं गिरना है तो ट्रेन से जैसे कूदेंगे तो दौड़ना है, वहां पे दौड़ेंगे तो हमारे पैर भी क्या आएंगे, मोशन में आ जाएंगे। तो जब ट्रेन चल रही है, यहाँ पे ये ट्रेन चल रही है और जैसे ही हम कूदते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, पृथ्वी के साथ वो जुड़ जाते हैं, रेस्ट कंडीशन में आ जाते हैं। पर ऊपर की बॉडी गतिशील है तो वो नीचे आगे गिर जाएगा। यदि आप दौड़ोगे तो ऊपर की बॉडी के साथ आपके पैर भी गति करेंगे तो फिर आप गिरोगे नहीं वहां पे। ठीक है, अब यदि ट्रेन में बैठा हुआ यात्री ऐसे ऊपर की ओर सिक्का उछालता है तो वो सिक्का क्या करता है, उसके हाथ में ही गिरता है ना। तो यदि बोलेगा कि चलती ट्रेन में सिक्का उछालने पर हाथ में वापस गिरना, तो वो हाथ में ही गिरेगा, हाथ से बाहर वो नहीं गिरेगा। लेकिन यदि बोलता है कि जैसे ही सिक्का हम क्या किए हैं, उछाले हैं, ठीक है, चलती हुई ट्रेन है, ट्रेन चल रही है और जैसे ही हम सिक्का उछाले
और ट्रेन अचानक से क्या हो गई है, रुक गई है, ठीक है। तो ट्रेन रुक गई, हम तो वहीं रुक जाएंगे, लेकिन सिक्का तो ऊपर आ गया, उसमें गति है, वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो चलती ट्रेन में ऐसे लिखते हैं, तो चलती ट्रेन के अचानक रुकने पर, या पूरा लंबा लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, 1 मिनट कुछ जुगाड़ लगाते हैं। लिखेंगे सिक्का उछालने पर, सिक्का उछालने पर ट्रेन अचानक रुकने पर सिक्का हाथ के आगे की ओर गिरता है। इसी तरह से बोलेगा कि सिक्का उछालने पर ट्रेन अचानक चलने पर सिक्का हाथ के पीछे की ओर गिरता है। ठीक है, तो यदि सिक्का उछाले और ट्रेन तुरंत उसी समय चल पड़ती है तो सिक्का क्या होगा, पीछे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो ये सब भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार से ये जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जो जड़त्व का नियम कहलाता है, जड़त्व के बारे में बताता है, बल के बारे में बताता है, बल की व्याख्या करता है और बल की गुणात्मक परिभाषा को बताता है। इसके बाद में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखेंगे संवेग। संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। ठीक, नोट कर लिए इसको। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे संवेग। तो संवेग का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम या संवेग क्या होता है, ये क्या बताता है, तो ये गति की कुल माप को बताता है। गति की क्या बताता है, माप को, गति को मापता है, ये गति को की माप को बताता है। ठीक है, ठीक है, कि किसी भी गतिशील वस्तु में कितनी गति की मात्रा उसमें निहित है, उसमें कितनी गति की मात्रा मौजूद है। ठीक है, तो किसी भी गतिशील वस्तु में गति की मात्रा कितनी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मोशन कितना है, उसको ये यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो संवेग है, संवेग गतिशील वस्तु में गति की कुल मात्रा की माप है, कि कुल मात्रा की माप है। ठीक है, तो गतिशील वस्तु में गति की कुल मात्रा की माप होता है। तो ये बताता है कि किसी भी गतिशील वस्तु में कितनी गति निहित है। ठीक है, तो गतिशील वस्तु में निहित गति की मात्रा को बताता है। तो कोई गतिशील वस्तु है तो उसमें कितनी गति की मात्रा है, तो उसमें निहित गति की मात्रा को ये क्या करता है, यहाँ पे बताता है। तो यदि हम देखेंगे कि कोई एक ट्रक है, ये एक ट्रक चल रही है यहाँ पे, ठीक है, और ट्रक का जो वेग है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड है। एक ट्रक है और वहां पे 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। और एक आपका स्कूटर है मान लीजिए, और स्कूटर भी क्या कर रहा है,
10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, दोनों का वेग समान है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे दोनों का वेग समान है, लेकिन गति की जो मात्रा है वो किस में ज्यादा होगी, ट्रक में ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि इस ट्रक का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा, इस स्कूटर का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो गति की मात्रा को बताने का मतलब है कि यदि आप बोलोगे कि भाई ट्रक चल रही है, मैं उसको जाके ऐसे रोक दूंगा, तो आप नहीं रोक पाओगे, भले ही वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक छोटी गाड़ी चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, आप उसको हाथ लगा के रोक दोगे, क्योंकि उसमें गति की मात्रा कम है और इसमें गति की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो यही संवेग बताता है। तो हम बोलेंगे कि जो संवेग होता है, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि उसका वेग कितना है और उसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। तो संवेग जो होता है ये होता है द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है मोमेंटम। तो संवेग को यहाँ पे पी से दर्शा रहे हैं, स्मॉल पी से, द्रव्यमान, और ये हो गया आपका वेग। तो यहाँ पे संवेग क्या हो गया, यहाँ पे द्रव्यमान गुणित वेग यहाँ पे होता है, जिसको संवेग बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो संवेग है ये कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि, तो आपको याद रखना है संवेग एक सदिश राशि है। दूसरा, इसका जो एसआई मात्रक होगा, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो सीजीएस मात्रक होगा ये होगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसका ये सीजीएस मात्रक होगा। इसका जो वी में सूत्र यहाँ पे होगा, तो यदि हम देखेंगे द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे m, और वेग के क्या लिखते हैं L_t-1, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे v में सूत्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा सदिश राशि है, ठीक है, और इसका मात्रक यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। और याद रखिएगा कि संवेग हमको क्या बताता है कि किसी गतिशील वस्तु में गति की कुल मात्रा यहाँ पे कितनी है, ठीक। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि यदि दो वस्तु यहाँ पे हैं, ठीक है, और दोनों वस्तुओं के वेग कैसे हैं, यहाँ पे समान है। यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं, ठीक है, और यदि बोला जा रहा है कि इनका संवेग कैसा है, समान है, तो यहाँ पे किसका भार कितना होगा, ठीक है, और किसका भार कम होगा, किसका भार यहाँ पे ज्यादा होगा, तो उसको यहाँ पे देखते हैं। तो यदि बोलता है यहाँ पे कि दो वस्तुओं यदि दो वस्तुओं का संवेग समान हो, ठीक है, दो वस्तुओं का संवेग क्या है, समान है, तो जो भारी वस्तु होगी का जो वेग होगा कम, और हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा, है कि नहीं। यदि दो वस्तुओं का संवेग कैसा है, समान है, एक भारी वस्तु है इसका द्रव्यमान गुणित वेग है, एक हल्की वस्तु है इसका द्रव्यमान गुणित वेग है, ठीक। तो इन दोनों का संवेग कैसा है, बराबर है। तो यदि संवेग बराबर है और एक क्या है यहाँ पे भारी है और दूसरी क्या है यहाँ पे हल्की है, तो यदि ये वस्तु हल्की है तो इसका जो गुणनफल इसके साथ करोगे तो उसका मान ज्यादा होना चाहिए। जैसे ये 1000 है और ये 10 है, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 10,000। तो यदि ये 10 है तो ये तो 1000 होना चाहिए। तो यदि वस्तु भारी है, ये वस्तु भारी है तो इसका वेग कम होगा,
और यदि वस्तु कैसी है यहाँ पे, ये हल्की है, 10 ग्राम की है, तो इसका वेग क्या होगा? तो यदि संवेग बराबर है तो इसका मतलब है कि हल्की वस्तु का वेग क्या होगा, वहां पे बराबर होगा। ठीक है। और यदि इसी को उल्टा कर दें कि यदि दो वस्तुओं के वेग समान हो, तो यदि इन दोनों वस्तुओं के वेग कैसे होंगे, दो वस्तुएं और उनके वेग समान हैं, तो जो भारी वस्तु है उसका संवेग क्या होगा, अधिक होगा। यदि दो वस्तुओं के वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो वस्तुएं, उसके वेग बराबर हैं, एक 10 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरा भी 10 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन एक है 1000 किलोग्राम और दूसरा है 10 किलोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों के वेग समान है, लेकिन जो भारी वस्तु है उसका संवेग क्या होगा, अधिक होगा। हल्की वस्तु का संवेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो बंदूक होती है, बंदूक से जब फायर करते हैं, है ना, तो जब बंदूक से फायर करते हैं तो गोली और बंदूक दोनों के संवेग कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो जब बंदूक से हम फायर करते हैं तो बंदूक और गोली दोनों के संवेग कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन बंदूक कैसी होती है, भारी, तो उसका वेग क्या रहेगा, कम। और गोली हल्की होती है तो उसका वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। कभी देखोगे बंदूक चलाते हुए तो बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है। तो उसको पीछे की ओर झटका लग रहा है और उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो गोली है वो आगे की तरफ जाती है। ठीक है। तो दोनों के संवेग समान होते हैं, चूंकि गोली हल्की होती है इसलिए उसका वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बंदूक और गोली दोनों के संवेग समान होते हैं, किंतु गोली हल्की होने के कारण वेग अधिक होता है। तो गोली हल्की होने के कारण वेग अधिक होता है। तो इस तरह से ये कुछ संवेग के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। तो न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो संवेग से ही संबंधित है ना, इसलिए उसको पढ़ने से पहले संवेग को यहाँ पे पढ़ते हैं। नोट कर लिया इसको। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम यहाँ पे लिखेंगे, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है यह बताता है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर क्या करते हैं, हम बल आरोपित करते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो उसके संवेग में क्या होता है, वहां पे परिवर्तन होता है। अब जैसे कि कोई यदि वस्तु गतिशील है, ठीक है, तो यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें क्या है, वहां पे द्रव्यमान है और उसमें क्या है, वहां पे वेग है, यानी कि उसमें क्या है, यहाँ पे संवेग है। ठीक। अब यदि इस पे बल लगाएंगे तो बल लगाएंगे तो किसमें परिवर्तन होगा, वेग में, द्रव्यमान में तो हो नहीं सकता। तो यदि हम बाहर से कोई बल लगाते हैं तो इस वस्तु का जो वेग है ये वेग क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि संवेग में क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है ये यहाँ पे जो आरोपित बल होता है, ठीक है,
इस आरोपित बल के क्या होता है यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होता है। तो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो संवेग में परिवर्तन किसके अनुक्रमानुपाती होगा, यहाँ पे आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती, तो संवेग में परिवर्तन की क्या होती है दर, तो दर है तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे समय लेना पड़ेगा। तो जब समय लोगे तो ये क्या बचाएगी, संवेग में परिवर्तन की दर बन जाएगी। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु गतिशील है और उस गतिशील वस्तु पर जब हम क्या करते हैं बाह्य बल आरोपित करते हैं तो उसके संवेग में क्या होता है परिवर्तन होता है। ठीक, संवेग में परिवर्तन होता है यानी कि उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो ये जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, उस पे आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो पहले इसका नियम लिखिए फिर उसको आगे देखते हैं। उसमें लिखिएगा सेकंड नियम जो है, किसी वस्तु के संवेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यदि देखें कि गतिशील वस्तु में बाह्य बल के कारण, ठीक है, वेग परिवर्तित होता है, तो उसका जो वेग है ये वेग क्या होता है परिवर्तित होता है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अतः संवेग परिवर्तित होता है। तो हम बोल सकते हैं कि वेग परिवर्तित हो रहा है इसलिए संवेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो संवेग होता है ये द्रव्यमान गुणित क्या होता है वेग होता है। तो यदि हम देखें कि बाह्य बल के कारण वेग में परिवर्तन होता है इसलिए इसके संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक, अब यहां पर न्यूटन ने जो अपने नियम में बताया कि यहां पर जो संवेग में परिवर्तन की दर है, ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की जो दर है ये आरोपित बल के क्या होगी अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक, तो यदि बल को हम F से दर्शाएंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा समय, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगी। अब इस संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो द्रव्यमान गुणित वेग में परिवर्तन बटा समय। तो ये जो राशि है इस राशि को क्या बोलते हो वेग में परिवर्तन की दर, और उसको क्या बोलते हो त्वरण बोलते हो। तो यहाँ पे बल अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की जो दर होती है इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे होती है 1, इसको बोलते हैं अनुपातिक नियतांक, और इसका जो मान है वो कितना होता है यहाँ पे 1 होगा। तो F इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू ए। तो यहाँ पे न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम होता है ये हमको क्या बता रहा है कि बल को कैसे मापा जाएगा। तो बल को मापने का क्या बता रहा है, ये हमको तरीका बता रहा है। तो द्वितीय नियम जो होता है, गति का द्वितीय नियम ठीक बल को मापने का तरीका बताता है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बल को मापने का तरीका बताता है। ठीक, कि बल को हम कैसे मापेंगे। तो बल को मापना है तो आपको क्या चाहिए वहां पे द्रव्यमान और गुणित क्या चाहिए त्वरण, तो उसी के बराबर यहाँ पे बल रहेगा। या बोल सकते हैं न्यूटन की गति का
जो द्वितीय नियम है, बल की मात्रात्मक परिभाषा बताता है। तो प्रथम नियम गुणात्मक परिभाषा बताता है और द्वितीय नियम मात्रात्मक परिभाषा बताता है, यानी कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ठीक है, तो बल की मात्रात्मक परिभाषा ये बताता है। और ये जो नियम होता है इसको क्या बोला जाता है? मूलभूत नियम। यह मूलभूत नियम, फंडामेंटल नियम कहलाता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रथम और तृतीय नियम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? ये मूलभूत नियम, क्योंकि इसके द्वारा प्रथम और तृतीय नियम को परिभाषित किया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे है ये पॉइंट आपको याद रखना है। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। आरोपित बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बल होता है, बल के बारे में बताया, तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहले बल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक, बल की एसआई यूनिट से वो बताया क्या होती है? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। और बल का जो विमीय सूत्र होता है तो ये होता है mL/t-2। ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र आप यहां से निकाल सकते हो, द्रव्यमान गुणित त्वरण से निकाल सकते हो। तो द्रव्यमान का क्या होता है? m, और त्वरण का क्या होता है? L/t-2। ठीक है, तो mL/t-2 यहाँ पे इसका विमीय सूत्र हो जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, इसको नोट कर लो। अब बल के क्या होते हैं? यहाँ पे दो प्रकार के मात्रक होते हैं। बल के यहाँ पे दो प्रकार के मात्रक होते हैं, तो उनको यहाँ पे देखते हैं, या फिर उसको कल देखते हैं ना, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आधा अधूरा रहेगा। तो कल उसको देखते हैं ना, बल के दो मात्रक होते हैं, उसको कल देखते हैं।